नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 2 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में निम्न में से किस प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो किसका था? तो ये था संयुक्त प्रांत का था। ठीक है, देखिए 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश, जिसे तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे अधिक आबादी वाली और राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक था। इसका जनसंख्याकीय भार प्रतिनिधियों की पर्याप्त संख्या में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद जान लीजिए कि संयुक्त प्रांत में राजनीतिक सक्रियता, सामाजिक सुधार आंदोलनों और बौद्धिक प्रवचन का एक समृद्ध इतिहास था। उत्तर प्रदेश के कई प्रभावशाली नेताओं ने भारत की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सा उल्लेखनीय व्यक्ति था। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की कार्रवाई में सक्रिय रूप से शामिल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कि जीपीएस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो पहाड़ और इमारतें जीपीएस सिग्नल में बाधा बन सकती है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, जीपीएस मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मूल रूप से नेव स्टार यानी कि जीपीएस एक उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है जो संयुक्त राज्य सरकार के स्वामित्व में है और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित होती है। यह वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों में से एक है जो पृथ्वी पर या उसके निकट कहीं भी एक जीपीएस रिसीवर को भौगोलिक स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है। जहां 4 या अधिक जीपीएस उपग्रहों के लिए एक आबादित दृष्टि रेखा होती है, पहाड़ और इमारतें जैसी बाधाएं अपेक्षाकृत कमजोर जीपीएस सिग्नल को अवरुद्ध करती है। यह एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह पृथ्वी के ऊपर परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के नेटवर्कों पर आधारित होती है। यह जो है त्रिकोणासन की प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस देश ने 2018 फीफा विश्व कप की मेजबानी किया है? तो ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2018 फीफा विश्व कप 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में हुआ था। इसे 2010 में मेजबानी का अधिकार प्रदान किया गया था। 2006 के बाद यूरोप में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप था ये। उसके बाद जान लीजिए कि टूर्नामेंट में 32 राष्ट्रीय टीमें शामिल हुई। क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं और स्वचालित रूप से योग्य मेजबान टीम के माध्यम से 31 टीमों का निर्धारण किया गया। 11 शहरों में स्थित 12 स्थानों पर कुल 64 मैच खेले गए थे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि लायन कैपिटल स्तंभ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए सारनाथ में स्थित हो जाएगा। देखिए, अशोक की लायन कैपिटल एक स्तंभ की राजधानी या सिर है जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने भारत के सारनाथ में 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। उसके बाद जान लीजिए कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ड्रम के आकार के अबेकस पर एक पीछे की एक स्थापित 4 आदम कद शेर हैं। राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल का एक रूपांतर है जो मूल रूप से सारनाथ में अशोक स्तंभ के ऊपर पाया गया था इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि राजधानी में शक्ति, साहस, गौरव और आत्मविश्वास के प्रतीक 4 एशियाई शेर बैठे हुए हैं। देखिए, अशोक महान बिंदुसार के पुत्र मौर्य साम्राज्य का एक भारतीय सम्राट था। उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 में से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक ने प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार को भी बढ़ावा दिया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है कि 2019-20 में भारत में फसलों के उत्पादन के घटते क्रम में निम्न में से कौन सा सही क्रम है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी को, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चावल होगा, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मोटा अनाज, उसके बाद यहाँ पे दाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कृषि उत्पादन में भारत जो है वो दुनिया भर में दूसरे स्थान पर रहा है। 2018 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 17 से 18% रहा था। भारत दुनिया में गेहूं और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला एक राज्य हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या कि पहचान तकनीकी में OMR, ठीक है, OMR का फुल फॉर्म क्या था? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OMR का उपयोग किया जाता है जहाँ पर M का मतलब क्या होगा? तो M का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। पहला मार्क सेंस स्कैनर जो है IBM 805 टेस्ट स्कोरिंग मशीन था। पहला सफल ऑप्टिकल मार्क सेंस स्कैनर एवरेट फ्रैंकलिन लिंडक्विस्ट के द्वारा विकसित किया गया था।
OMR के कुछ अनुप्रयोग चलिए जान लेते हैं। देखिए, डेटा संकलन करना, उपभोक्ता का संरक्षण करना, लॉटरी और मतदान करना, जियो कोडिंग, ये सब करना का वो काम है OMR। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस व्यक्ति को कुष्ठ उन्मूलन में उनके योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हो जाएगा? देखिए, होगा योहेई सासाकावा हो जाएगा। ठीक है, योहेई सासाकावा। देखिए, वह द निप्पॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जो कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत हैं। वह कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के मानवाधिकार के लिए जापान के राजदूत हैं। भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन में उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने सी बेड 2030 लॉन्च किया है, जो वर्ष 2030 तक दुनिया के महासागर तल का मानचित्रण करने की एक पहल है। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने 2006 का जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भी जीता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। कुल जनसंख्या का केवल 10.03% शहरी क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर लोग। उसके बाद जान लीजिए कि इसके बाद बिहार का स्थान आता है, जहाँ पर कुल आबादी का 11.29% हिस्सा शहरों में रहता है। 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने के साथ साथ तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है। उसके बाद जान लीजिए कि दिल्ली के बाद मुंबई भारत का सबसे अधिक शहरीकृत शहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस यहाँ पे नहीं है, ये बताना। ठीक है, देखिए कौन नहीं है, तो देखिए प्रिंटर तो है, स्पीकर भी है, मॉनिटर भी है, ये स्कैनर नहीं है। ठीक है, बल्कि स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा ये। देखिए, एक आउटपुट डिवाइस उस प्रोसेसिंग के परिणामों को पुनः प्रस्तुत या फिर प्रदर्शित करता है। देखिए, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। और एक इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सूचना भेजना होता है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जहाँ पर CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि हॉर्नबिल महोत्सव एक प्रसिद्ध आदिवासी महोत्सव है। यह जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। देखिए, नागालैंड में हर साल 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। यह जो महोत्सव है वो कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा हेरिटेज विलेज किसामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। हॉर्नबिल महोत्सव कोहिमा के पास स्थित किस्मा में आयोजित किया जाता है। किस्मा एक विरासत शहर है, जिसे विशेष रूप से नागालैंड के स्वदेशी जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी दर्रा काराकोरम किसके निकट स्थित हो जाएगा? तो ये किसके निकट होगा? तो देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे कारगिल के निकट हो जाएगा। देखिए, काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच की सीमा पर फैला हुआ है और यह चीन पाकिस्तान भारत यात्रा बिंदु से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच में एक पहाड़ी दर्रा है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणियों में स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि यह लद्दाख में लेह और तारीम घाटी में यारकंद के बीच बहुत पुराने कारवां पथ पर सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि काराकोरम नाम का जो उपयोग है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था। यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए क्या हुआ, केनेथ मेसन के द्वारा। अब उस श्रेणी के लिए जिसे बाल्टोरो मुजताग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? मुजताग। ठीक, बाल्टोरो मुजताग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पर? देखिए, ये हो जाएगा चिली में। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। समुद्र तल के केवल 1% हिस्से को कवर करते हुए चट्टानें मछली से लेकर के स्पंज तक विश्व की अनुमानित 25% समुद्री प्रजातियों का घर है। विश्व की लगभग सभी प्रवाल भित्तियां जो है विशेषकर सबसे बड़ी चट्टानें में स्थित है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कि IMF और विश्व बैंक का जो गठन है 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन DC में स्थित हो जाएगा। देखिए, विश्व बैंक और IMF दोनों का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में स्थित है और एक साथ काम करते हैं दोनों। फिर जान लीजिए कि विश्व बैंक का जो गठन है 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। उसके बाद जान लीजिए कि जो विश्व बैंक का जो गठन है 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर किया गया था। फिर जान लीजिए कि विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो सामान्यतः एक अमेरिकी होता है। उसके देखिए ट्रेजरी सचिव IMF और अमेरिका के लिए अमेरिकी गवर्नर के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र 1885 में आयोजित किया गया था, यह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? देखिए, ये हो गया था मुंबई में। देखिए, दिसंबर 1885 में
पार्टी की स्थापना हुआ, जिसमें से एम.एस. चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने हुए थे। 1885 से 1933 तक राष्ट्रपति पद का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का था। यह सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम की पहल पर आयोजित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि दिसंबर 1884 में मद्रास में एक थियोसॉफिकल सम्मेलन के बाद सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 17 लोगों के साथ एक निजी बैठक की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? तो देखो ये विष्णुगुप्त थे। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चंद्रगुप्त या फिर विष्णुगुप्त थे। यह चाणक्य ही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य का तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए थे। उन्हें प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की व्यवस्था का श्रेय दिया जाता है। मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में मजबूत नंद वंश को खत्म करने में चंद्रगुप्त का समर्थन करने में चाणक्य ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या है कि हर वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। इसे जारी किया गया है किसके द्वारा? तो देखिए यह जो है ना विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए आसानी सूचकांक द्वारा 2003 से 2019 तक हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है और 190 देशों में व्यापार नियमों की फर्मों की लागत की गणना करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। विश्व बैंक समूह गरीबी कम करने और साझा समृद्धि बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के साथ काम करता है। उसके बाद जान लीजिए कि विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण प्रयासों के वित्त पोषण की आवश्यकताएं वाले यूरोपीय और एशियाई देशों की मदद करना था। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों ने सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संरचना को खत्म कर दिया जो ब्रिटेन वुड्स समझौता का केंद्र था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किसकी कमी से रंग अंधापन और खराब दृष्टि होती है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। देखिए विटामिन ए की कमी से रंग अंधापन हो सकता है। विटामिन ए की कमी अपर्याप्त सेवन, वसा के कुशोषण व यकृत विकार के परिणामस्वरूप हो सकता है। पूर्व निर्मित विटामिन ए की सांद्रता छली, अंडे और डेयरी जिसमें सबसे अधिक होती है। विटामिन ए आंखों को रतौंधी और उम्र से संबंधित गिरावट से बचाता है। विटामिन ए स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन भी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या उलट बंसी किस भक्ति कवि का विशिष्ट योगदान है? तो ये हो जाएगा किसका? देखिए ये हो जाएगा, तो ये किसका होगा? देखिए कबीर का हो जाएगा। देखिए कबीर के उलट बासियां वस्तुतः नाथ पंथ और बौद्ध उल्टी बानी की परंपराओं में उल्टी सीधी भाषा का अर्थ है बेतुकी कविता की श्रेणी में आती है। संत कबीर की कविताओं को दोहा के नाम से जाना जाता है। दोहों की व्याख्या के रूप में रचित काव्य के रूप में की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कि भारत के निम्न मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था? तो ये किसने दिया था? ये जहांगीर ने दिया था। देखिए नूर उद दीन मोहम्मद सलीम जिसे उसके शाही नाम जहांगीर से जाना जाता है वह चौथे मुगल सम्राट थे। उन्होंने 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। उनका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी में हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि वह न्याय की स्वर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। आगरा के किले के शाहबुर्ज और जमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच 60 घंटियों वालों और कई मन वजनी एक सोने की जंजीर बांधी गई थी। वह भारत के मुगल शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं वह निम्न अवधि के लिए महासभा चुने गए थे। तो 2 वर्ष के लिए चुने गए थे। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आरोप है और महासभा में नए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश की सिफारिशें करना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देना है। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बने रखने की प्राथमिकता जिम्मेदारी है। फिर जान लीजिए कि इसके 2 प्रकार के सदस्य हैं। कौन कौन? 5 शक्तिशाली देश अस्थायी सदस्य के रूप में बैठते हैं। 2 वर्ष के कार्यकाल के साथ 10 निर्वाचित सदस्य वे अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कि NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो देखिए मुंबई में हो जाएगा। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद देखिए डेरिवेटिव व्यापार निकाय फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा बनाए गए आंकड़ों के आधार पर कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के हिसाब से यह 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। यह कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों, बैंकों और बीमा कंपनियों के स्वामित्व में है। उसके बाद जान लीजिए कि NSE का स्थापना 1992 में देश के पहले डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में किया गया था। NSE आधुनिक पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाले देशों का पहला एक्सचेंज था जो देश भर में फैले निवेशकों को आसान ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करता था। नंबर 22 यहाँ पे कहा कि भारी जल निम्न में से किससे संबंधित यहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा किससे? तो ये होगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा?
तो देखिए निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थित है, यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन वर्तमान में निम्न पृथ्वी कक्षा में सबसे बड़ा मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है। यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें 5 भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल है। नासा, रोस्कोसमोस, जाक्सा, ईएसई, सीएसई, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि अंतरिक्ष स्टेशन रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। ये जान लीजिए कि पहला टुकड़ा 1998 में कक्षा में स्थापित किया गया था और चौकी लगभग 22 वर्षों से लगातार बसा हुआ है। इसका उपयोग शून्य गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान करने और भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए उपकरणों को परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो मिशन अंतरिक्ष की दीर्घकालिक खोज को सक्षम करना और पृथ्वी पर लोगों को लाभ प्रदान करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल को भारत में कानूनी रूप से खेती करने की अनुमति दिया गया है? तो ये जवाब बीटी कपास का। बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक खेती किया जा सकता है। भारत में इसका जो प्रयोग है पहली बार 2002 में किया गया था। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे होते हैं जिनके डीएनए को अनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजनाओं के बारे में निम्न में से यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो देखिए ये जो है ना कौन होगा, 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना जो है एक पारंपरिक खेती सुधार कार्यक्रम है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तारित घटक है। उसके बाद जान लीजिए कि PKVY का उद्देश्य है उर्वरक और कृषि रसायनों पर निर्भरता को कम करते हुए जैविक खेती को समर्थन और बढ़ावा देना। इस प्रकार उत्पादित जैविक भोजन को आधुनिक विपणन उपकरणों और स्थानीय बाजारों से जोड़ा जाएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। देखिए शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसका जो नाम है प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। चंद्रमा के बाद पृथ्वी के रात्रि आकाश में सबसे चमकदार प्राकृतिक वस्तु के रूप में शुक्र छाया डाल सकता है और दिन के उजाले में नग्न आंखों को दिखाई दे सकता है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि स्थलीय ग्रह सौर मंडल में 4 आंतरिक चट्टानी दुनिया हैं, जैसे कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएगा। शुक्र का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादलों ग्रह को पूरी तरह से ढका हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि चक्रवात अम्फान मई 2020 में पश्चिम बंगाल में आया। चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल की खाड़ी से। देखिए सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान एक शक्तिशाली और विनाशकारी उष्णकटिबंध चक्रवात है जिसने पूर्वी भारत में व्यापक क्षति पहुंचाई था, विशेष रूप से मई 2020 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा और बांग्लादेश में। चक्रवात ने 112 किलोमीटर पर घंटा की निरंतर हवाएं और 190 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हवाएं उत्पन्न किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि तटीय क्षेत्रों में हवा की जो गति है 150-160 किलोमीटर पर घंटा तक मापी गया है इसमें। अम्फान चक्रवात के कारणों में विशाखापत्तनम के दक्षिण पूर्व में लगभग 1020 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनाना शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकी सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया मुंडक उपनिषद से। देखिए मुंडक उपनिषद का सत्यमेव जयते शब्द भारतीय राष्ट्र प्रतीक की कहावत है। सत्यमेव जयते या सत्य की ही विजय होती है, यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह शब्द एक प्राचीन सांस्कृतिक वैदिक सामग्री की ओर संकेत करता है जो अथर्ववेद के अंदर डाली गई है। उसके बाद जान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के सार्वजनिक सूक्ति के रूप में अपनाया गया था। इसे अशोक के सिंह स्तंभ की नींव पर देवनागरी लिपि में उकेरा गया है और यह भारतीय सार्वजनिक मुहर का एक अभिन्न अंग है। छवि और शब्द सत्यमेव जयते को सार्वजनिक रिकॉर्ड के साथ साथ सभी भारतीय धन की एक से अधिक पक्षों पर उत्कीर्ण किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे गांव की रचना किया है? तो ये कौन हो जाएगा? तो देखिए RK नारायण हो जाएगा। देखिए राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी एक भारतीय लेखक थे। उन्हें काल्पनिक दक्षिणी भारतीय शहर मालगुडी पर आधारित उनके कार्य के लिए जाना जाता है। वह मूल राज आनंद और राजा राव के साथ अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के अग्रणी लेखक थे। 1980 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा AC बेंसन मेडल से सम्मानित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि 1981 में उन्हें अमेरिकन अकादमी और इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का मानद सदस्य बनाया गया था। उन्हें कई बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। RK नारायण 2001 में नारायण की मृत्यु हो गया था इनका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि नीति आयोग का जो गठन है हुआ था कब? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। देखिए होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम हो जाएगा। देखिए NPCI की स्थापना 2008 में भारत में खुदरा भुगतान के संचालन के लिए किया गया था। NPCI अपनी विंग यानी कि IDRBT यानी कि बैंकिंग प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास संस्थान के माध्यम से इस भूमिका का प्रयोग करता है। उसके जान लीजिए कि IDRBT ने भारत में सभी ATM को जोड़ने के लिए वर्ष 2004 में नेशनल फाइनेंशियल स्विच नाम का एक विशाल नेटवर्क बनाया था।
उसके बाद जान लीजिए कि एनपीसीआई अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि रुपे एक घरेलू कार्ड योजना, भीम एकीकृत भुगतान इंटरफेस, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, ये सब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि कक्ष के महान रंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन गलत होगा, तो देखिए मीठे पानी की झील यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी देखिए कक्ष लोगों के द्वारा बसा हुआ ये सही है। यह थार रेगिस्तान में नमक का दलदल ये भी सही है। राजहंस संख्या में घोंसले की ओर पलायन करते हैं ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कच्छ का महान रण भारत के गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक दलदल है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर है और इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र कच्छी लोगों के द्वारा बसा हुआ है। कच्छ का रण अपने सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान माना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि रण का हिंदी में अर्थ रेगिस्तान है, जो कि संस्कृत शब्द इरेना से लिया गया है, जिसका अर्थ रेगिस्तानी भी होता है। कच्छ के महान रण में मीठे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये कौन हो जाएगा, ये होगा माइकल फिलिप्स हो जाएगा। देखिए माइकल फ्रेड फिलिप्स एक अमेरिकी पूर्व प्रतिस्पर्धी तैराक हैं। वह कुल 28 पदकों के साथ अब तक के सबसे सफल और सर्वाधिक सुशोभित ओलंपियन है। फिलिप्स के पास ओलंपिक स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलंपिक स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक के सर्वकालिक रिकॉर्ड भी हैं। उनका जन्म 30 जून 1985 को बाल्टीमोरा, मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय सरकारों के लिए प्रावधान है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243 में, अनुच्छेद 243 में हो जाएगा। देखिए एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकते हैं जो किसी राज्य का विधानमंडल कानून के द्वारा प्रदान किया सकता है। ग्राम स्तर पर एक पंचायत का चुनाव किया जाएगा इसी तरीके से जैसा कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून के द्वारा प्रदान कर सकता है। मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर एक पंचायत का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्य के द्वारा और उनमें से किया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि पारा का सामान्य नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्विक सिल्वर हो जाएगा। देखिए पारा एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक Hg तथा परमाणु संख्या 80 है। इसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है और इसे पहले ग्रीक शब्दों में हाइड्रोजेनियम के नाम रखा गया था। पारा का जो उपयोग है कई वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। इसकी विद्युत चालकता के कारण इसका जो उपयोग है साइलेंट स्विच बनाने के लिए किया जाता है, जबकि इसका वाष्प रूप इसे फिर जान लीजिए कि स्ट्रीट लाइट्स और फ्लोरेसेंट लैम्प का उपयोग बनाता है इसमें। यह एक तरल धातु भी है। 36 यहाँ पे कहा कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखिए मीठे शीतल पेय में मुख्य घटक जल है, वे लगभग 90% कार्बोनेटेड वाटर जल है। कार्बोनेटेड वाटर वह जल है जिसमें दबाव के तहत कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। इससे एक चुलबुला पेय तैयार होता है जिसे स्पार्कलिंग वाटर, क्लब सोडा, सोडा वाटर, स्लेटजर वाटर और फिजी वाटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि सेल्जर जल के अलावा कार्बोनेटेड जल में आमतौर पर स्वाद को बेहतर बनाने के लिए नमक मिलाया जाता है। कार्बोनेटेड पेय का सेवन मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की पथरी से जुड़ा हुआ है। ये सभी क्रोनिक किडनी रोग के जोखिम कारक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहा कि 1942 में किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, तो ये विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। इसका नेतृत्व ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसका साथ भारत भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कि कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघ अभयारण्य में से एक है। यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित राज्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान कान्हा क्षेत्र क्रमशः 250 से 300 किलोमीटर के 2 अभयारण्य हॉलैंड और बंजार में विभाजित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में से कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। फिर जान लीजिए कि यह 2 जिलों मंडला और बालघाट में 940 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। देखिए पीपीएम का मतलब होता है पेपर प्रति मिनट, जिसका उपयोग इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोनों के मुद्रण गति को मापने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गति का वर्णन करने के लिए विपणन में संक्षिप्त नाम का उपयोग किया जाता है। अधिकांश प्रिंटरों में काले और रंगीन दोनों दस्तावेजों के लिए पीपीएम रेटिंग शामिल होती है। ये गति माप आमतौर पर प्रिंटर की तकनीकी विशिष्टताओं में सूचीबद्ध होती है। इसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की उसे सुनिश्चित करता है, ये वह आर्टिकल 18 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 18।
देखिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी उपाधि जो सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता ना हो, राज्य सरकार के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी अधिकार में अपना धर्म या विश्वास बदलने की स्वतंत्रता व स्वतंत्र शामिल है। उसके बजाय लीजिए कि या तो अकेले या दूसरों के साथ समुदाय में और सार्वजनिक या निजी तौर पर शिक्षण, अभ्यास, पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करना होता है इसमें। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।